राम राम मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर के गुर्जर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो मित्रों लास्ट वीडियो में मैंने आपको महाराणा अमर सिंह तक की जो भी जानकारी थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद वो राजा बनते 1597 से 1620 तक शासन करते हैं तथा उनके शासनकाल में प्रथम बार मुगल मेवाड़ संधि की गई जो कि 1615 में की गई। उसके बाद उनको अपमानजनक लगा तथा कुछ दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई 1620 में। उनके बाद अगला शासक कौन बनता है? महाराणा कर्ण सिंह बनता है। कर्ण सिंह के बारे में बता देता हूँ। उनका जन्म 7 जनवरी 1584 को हुआ। मित्रों उनके जन्म के बाद जन्म हो गया और तथा जो कर्ण वो थे अमर सिंह की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बनेगा? कर्ण सिंह बनेगा। अब मैंने अमर सिंह की आपको मृत्यु बताई थी। मृत्यु कब हुई थी? 26 जनवरी 1620 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी दिन उसका राज्याभिषेक हुआ। किसका? कर्ण सिंह का। तो हमको याद रखना है कि कर्ण सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ? 26 जनवरी 1620 का इनका राज्याभिषेक हो। मित्रों जो इन्होंने मुगलों की एक प्रणाली थी जैसे कि ढांचागत प्रणाली, जिससे कि वो राज्य को परगनों के रूप में बांटते थे। इन्होंने उसका अनुसरण किया तथा अपने राज्य को परगनों में बांटा। इससे हुआ क्या? परगनों के अधिकार नियुक्त किए गए जैसे कि पटेल, चौधरी, पटवारी। इससे वहाँ मतलब जो प्रॉपर्टी की उनकी ज़मीन होती है, जनता की ज़मीन में स्थायित्व की भावना का उदय हुआ। ये कैसे हुआ कि जैसे कि मेरी ज़मीन हो, अगर वो मेरे नाम हो जाएगी परमानेंट तो मेरे लिए फ़ायदा है ना। तो इस तरह स्थायित्व मतलब प्रॉपर्टी स्थायित्व का इनके समय विकास हुआ। और जो जहांगीर है, जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था तथा उनका पुत्र जहांगीर का पुत्र कौन है? खुर्रम, जिसको बाद में शाहजहाँ कहते हैं। शाहजहाँ अपने पिता के विरुद्ध वो विद्रोह करता है 1622 में। 1622 में विद्रोह करने के बाद वो कहाँ पे आके रुकता है मित्रों? सबसे पहले देलवाड़ा में रुकता है। देलवाड़ा के बाद यहाँ पे जो उदयपुर में जगमंदिर है वहाँ पे रुकता है मित्रों। जगमंदिर में रुकता है। जगमंदिर में रुकने के बाद कुछ समय बाद जैसे कि उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? जो जहांगीर है। जहांगीर की मृत्यु के बाद जो ये शाहजहाँ राजा बनने के लिए किधर जा रहा होता? आगरा की तरफ। आगरा में जैसे वो राज्याभिषेक होगा तो जो ये अपने कर्ण सिंह के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। कर्ण सिंह के भाई हैं भीम। कर्ण सिंह के भाई भीम तथा खुद कर्ण सिंह भी शाहजहाँ का साथ देते हैं विद्रोह में। इस तरह यह प्रथम बार हुआ कि मेवाड़ के राजाओं द्वारा मुगलों के पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप किया गया। हमको ये बात याद रखनी है मित्रों। और कारणवश ये होगा मित्रों जैसे कि 1622 में वो 1622 के बाद वो राजा बनता है शहजादा वो शाहजहाँ है। उसी समय इनकी 1628 में कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। यह एक दुखद घटना है। अगर वो शायद वो जिंदा रहते तो मेवाड़ के लिए कुछ फायदेमंद हो सकता था, क्योंकि उनके जो शाहजहाँ के साथ अच्छे संबंध थे तथा कुछ न कुछ नया देखने को मिलता मित्रों। पर जो भी हुआ समय के चलते हो जाता है। अपन को भी याद रखने इनके द्वारा कुछ स्थापत्य कला का निर्माण करवाया गया है। जैसे कि उन्होंने दिलखुश महल बनवाए, दिलखुश महल, कर्ण विलास बनवाए। इनके द्वारा ये स्थापत्य कला के कई नमूने बनवाए गए। मित्रों उन्होंने जगमंदिर और वो जगन्नाथ का कार्य को प्रारंभ कराया तथा पूर्ण किसने कराया? जो इनके पुत्र अगले जगत सिंह प्रथम के द्वारा उनको पूर्ण करवाया। हमको ये बात याद रखनी है। अब जो क्वेश्चन आए हैं उनको मैं आपको लिख देता हूँ। ये इनके बारे में बात करूँ तो एक समझ लेंगे। कर्ण सिंह 1620 में से 1628 जन्म 7 जनवरी 1584 को उनका जन्म हुआ। राज्याभिषेक मित्रों राज्याभिषेक कब होगा? जब मैंने बताया कि जो अमर सिंह की मृत्यु के बाद इनका राज्याभिषेक होगा। और अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 26 जनवरी 1620 को। तो याद रखना 26 जनवरी 1620 को। खुर्रम का साथ दी, ये लिख देता हूँ आपको। शाहजहाँ का इन्होंने साथ दिया। शाहजहाँ का 1622 में विद्रोह के समय
विद्रोह के समय उन्होंने साथ दिया। तो इन्होंने अपने मेवाड़ के जो हिस्सा था उसको परगनों के रूप में विभाजित किया। तथा वहाँ के जो अधिकारी थे जैसे कि पटेल चौधरी पटवारी उनको नियुक्त किया गया मित्रों। इनके द्वारा कुछ स्थापत्य कला के निर्माण करवाए गए, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कार्डनास, दिलखुश महल, ये इनके द्वारा निर्माण करवाया गया मित्रों। उन्होंने जो जगमंदिर है, जगमंदिर के का कार्य प्रारंभ करवाया तथा पूर्ण किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने। जगनिवास। और आपको और इनके बारे में ऐसा ये जो बात लिख रहे हैं ये आपको याद कर लेने, इससे ज़्यादा इनके बारे में आपको कुछ जानना है नहीं। इनकी 1628 में मृत्यु हो जाती है दोस्तों। अब मैं आपको जो मैं अभी तक मेवाड़ के बारे में बताया था उसका एक शॉर्ट रिवीजन कर देता हूँ, जैसे कि मैं जो राजा हो उनके बारे में एक बार बता देता हूँ। पहले एक बार अगर आपको इसका फोटो या कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो, बाद में इसको मिटा दूँगा मित्रों। और एक बार अब मैं आगे देख बता देता हूँ आपके लिए, एक एक राजा के बारे में बता देता हूँ जो हुई, जैसे कि मोस्ट बोल कर बात बता देता हूँ। तो मित्रों मैंने सबसे पहले आपको गोयल वंश की स्थापना करवाई थी, किसके द्वारा की गई थी? गोयल के द्वारा। गोयल पुष्पावती तथा शिलादित्य का पुत्र था, वल्लभी के राजा थे वो, ठीक है। गोयल के द्वारा गोयल वंश की स्थापना कर दी गई। अगला शासक कौन बनता है मित्रों? बप्पा रावल। बप्पा रावल हरित ऋषि की गाय चराता था तथा हरित ऋषि के आशीर्वाद से उन्होंने चित्तौड़ के शासक मानमोरी को पराजित किया 734 में तथा 753 तक वो राज्य करते हैं। उनके बाद में ना उनकी क्या उपाधि थी? जैसे बप्पा उनकी उपाधि थी और रियल नाम उनका कालभुज था। उनके बारे में जो बातें थी, जैसे 35 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा, 12,72,000 सेना तथा उनकी जो 32 मन की तलवार बताई गई है आदि जो मैंने बात थी आपको बताई थी। उसके बाद अगला शासक मैंने कौन बताया था? अल्लट या आलू रावल ने होन राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया तथा उन्होंने प्रथम बार मेवाड़ में नौकरशाही का प्रचलन किया, किसके द्वारा? अल्लट या आलू रावल। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको श्रेम सिंह के दो पुत्र हुए, रण सिंह के 2 पुत्र हुए, श्रेम सिंह और राप। उनको डिवाइड करके मैंने आपको बता दिया था कि एक तो रावल शाखा बनी, एक बनी कौन सी? राप था, जो राप ने सिसोदा गाँव बसाया तथा बाद में सिसोदिया शाखा वहाँ से निकली। तो बाद में उसके बाद शासक कौन आता है मित्रों? उनके बाद शासक आता है जैसे जैत्र सिंह भूतेला के एकदम 1227 में इल्तुतमिश को पराजित करता है तथा जो उदयपुर को राजधानी बनाता है, क्योंकि नागदा उस टाइम तहस नहस हो चुकी थी। उनके बाद मैंने आपको राजा बनाया बताया तेज सिंह के समय मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण लिखा गया, जिसके रचयिता कौन थे? कमलचंद। कब लिखा गया? 1260 में। ये मैंने आपको बताया तेज सिंह के बारे में। तेज सिंह की रानी थी जैतल देव, उनके द्वारा श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का कुछ निर्माण करवाया गया। उनके आगे मैंने आपको बताया था जैत्र सिंह के बाद समर सिंह के समय जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के शासक कर्ण वघेला पर आक्रमण किया तो उन्होंने टैक्स उगाए। बात करोगे 1299 की। समर सिंह का मंत्री का नाम बताया था निम्बा, आपको याद रखना। समर मतलब गर्मी में क्या पीते? नींबू का रस, तो निम्बा हो गया, ये आपको याद रखना है। अगला शासक मैंने आपको कौन बताया मित्रों? अगला शासक उनका पुत्र रावल रतन सिंह बनाया, जो कि 1302 ईस्वी से लेकर 1303 ईस्वी तक शासक बना। उसके बाद मैंने बताया कि रावल रतन सिंह के समय जो केसरी व जौहर होता है और मेवाड़ का प्रथम शाखा कहलाता है। 26 जनवरी 1303 को पूर्ण होता है कि गौरा बादल रतन सिंह केसरिया करते हैं तथा रानी पद्मनी 1600 महिलाओं के साथ जौहर करते हैं मित्रों। शाखा क्या होता है? जब केसरिया प्लस जौहर दोनों होता है तो शाखा होता है। इस तरह मेवाड़ का प्रथम शाखा कहलाता है मित्रों। मैंने आपको बताया जो भी थी, जैसे रानी पद्मनी श्रीलंका के सिंगल द्वीप के गंधर्व सेन की पुत्री तथा चंपावती है। मैंने आपको जो था बता दिया था। हीरामन तोता, राघव चेतन और वो अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है बाद में तथा उल्गू खान उसका आक्रमण करते हैं। 8 महीने आक्रमण डाले
हुए तथा बाद में 8 महीने के बाद चित्तौड़गढ़ के द्वार खुलते हैं तथा उनमें युद्ध होता है और वहाँ के काफ़ी सारे वीर गति को प्राप्त होते हैं युद्ध में करते हुए। उनके बाद मैंने आपको बताया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वहाँ का शासक कैसे बनाता है, खिज्र खां, जो कि उनका पुत्र था खिज्र खां के नाम पर। उसका बाद चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद कर देता है मित्रों। खिजराबाद होने के बाद जो कुछ दिन बाद अलाउद्दीन खिलजी की जैसे तबीयत खराब होती है तो खिज्र खां को दिल्ली बुला लेता है। खिज्र खां जो वहाँ का शासनभार कैसे देता है, मूंचला मालदेव भी कुछ समय बाद जैसे मर जाता है तो अपने पुत्र जयसिंह जयशाह को दे देता है। अब मैंने आपको बताया था कि एक राव था, राव ने सिसोदिया गांव से आया। सिसोदिया गांव के एक जागीरदार हुए भीरी सिंह के पुत्र हुए लक्ष्मण सिंह के पुत्र कौन हुए, अरी सिंह के बाद आगे ये हमीर सिसोदिया ने 1326 ईस्वी में जयसिंह जयशाह को पराजित किया और सिसोदिया शाखा की शुरुआत की। यहाँ से सिसोदिया शाखा शुरुआत हो गई, जो कि राणा वगैरह लगाएगी अपने नाम के पीछे। उससे पहले रावल लगाते थे। 1326 से लेकर 1364 तक वह राज्य करता है तथा उसे मेवाड़ का उद्धारक, विषम घाटी, पंचानन आदि उपाधियों से राणा कुम्मा ने विभूषित किया है। उनके बाद मैंने आपको बताया था जो क्षेत्र सिंह थे, उनके बाद क्षेत्र सिंह शासक बनते हैं। क्षेत्र सिंह के बाद राणा लाखा बनते हैं। राणा लाखा के पुत्र राणा चूड़ा को मेवाड़ को भीष्म पितामह कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह जो कि उनके लिए आया था तथा बाद में अपने पिता संग विवाह करवा दिया। इस तरह उनको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे इसके उपलक्ष्य में, जैसे कि जो मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने से उनमें से 4 उनको दे दिए गए तथा राजा का राज तिलक हमेशा यही करेंगे और जो भी राजा के साथ इनके सिग्नेचर होना भी जरूरी है। ऐसे कई इनको विशेष अधिकार दिए गए। जो सेना का हरावल दस्ता होता है अगले वाला भाग उसका नेता हमेशा चुंडावत करते हैं। बाद में एक युद्ध भी होता है इस हरावल दस्ते को लेकर, सक्तावत और चुंडावतों के मध्य ऊंटेला का युद्ध होता है मित्रों। वो बहुत बड़ी अच्छी कहानी है, उसको कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए बताऊंगा। दोनों वीर में मतलब इतिहास में पहली बार देखता हूँ कि ये तो अपने राज्य के लिए तो मित्रों हर कोई लड़ता है कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा। उसमें लड़ाई इस बात पे थी कि पहले मैं मरूंगा। मतलब हरावल दस्ते में तो ये होता है क्योंकि मैक्सिमम युद्धों में मरना ही होता है मित्रों, हार या जीत ही होती है। तो उसमें मरने के लिए भी सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि मुझे मरना है हरावल दस्ता बोले इसके लिए। बाद में ऊंटेला का युद्ध होता है और उसमें दोनों जैसे उनके जैत्र सिंह तथा बालू सिंह उनके सक्तावत और चुंडावतों के शासक है, वो दोनों अपनी वीरता का बखान करते हैं, वीरता को दिखाते हैं। कोई शीश काट के अपने किले में फेंक देता है तथा जो एक अपने किले के द्वार के आगे अपना सिर वो अपना जो शरीर को अड़ा देता है, फिर हाथी उनके शरीर पर प्रहार करता है और इस तरह वो वहाँ के ऊंटेला के किले पे विजय प्राप्त करते हैं, जो कि मुगलों ने कब्जाया हुआ था। मैंने इसके बाद बताया वो हो गया, मैंने आपको राणा लाखा तक बता दिया। उनके बाद उनका पुत्र मोकल जो कि हंसाबाई तथा राणा लाखा का पुत्र था वह शासक बनता है। मोकल की हत्या महपा चाचा मेरा महपा पवार के द्वारा कर दी गई 1433 में। उसके बाद शासक कौन बनता है, राणा कुम्मा। मित्रों राणा कुम्मा मेवाड़ का सबसे महान और शक्तिशाली शासक था। यह सभी ऐसा नहीं है कि युद्ध कला में, यह सभी कलाओं में निपुण था। इसके द्वारा बताया गया है कि मैं श्यामल दास की वीर विनोद पुस्तक है, उसमें बताया गया है कि मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं, जिनमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया मित्रों, अपने कुम्भा के द्वारा करवाया गया। कुम्भा के द्वारा स्थापत्य कला में भी जैसे कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ आदि का निर्माण करवाया गया। इन्होंने मालवा पर विजय प्राप्त करने के पश्चात विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया, जो कि 1440 में इन्होंने पूर्ण शुरुआत की तथा 1448 में पूर्ण हुआ। इसके ऊपर 1 नवंबर 1949 को भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। यह भारत की पहली इमारत थी जिसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया, पूर्ण विजय स्तंभ। यह इसकी जो 308 मंजिल है उस पर अल्लाह शब्द लिखा हुआ है तथा यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसको हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहते हैं तथा हिंदू देवी देवताओं का विश्व कोश कहते हैं। जो राजस्थान शिक्षा बोर्ड तथा राजस्थान पुलिस है उसका लोगो क्या है मित्रों, विजय स्तंभ, जो पुलिस के यहाँ पे लगा होता है विजय स्तंभ। इस तरह वीर सावरकर का भी एक संगठन था, उसका भी लोगो क्या है, ये जो विजय स्तंभ है, आपको याद रखना है। आगे मैंने राणा कुम्भा के बाद उनका पुत्र उदा उनकी हत्या कर देता है तथा मेवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक कहलाता है, जो कि कब करता है 1468 में महामदेव कुंड के पास उनकी हत्या करता है। हत्या होने के बाद वो शासक बन जाता है 1468 ईस्वी से लेकर 1473 तक तथा जो वो
उनका पुत्र दूसरा रायमल रायमल उनको डाडिमपुर के युद्ध में 1473 में पराजित कर देता है तथा जो ऊदा है ऊदा वहाँ से निकल के कहाँ चला जाता है मांडू। मांडू के ज्ञान शाह से वह सहायता मांगता है तथा अपनी पुत्री का विवाह करने का वचन देता है, परंतु कारणवश ऐसा होता है कि उनके बाद में बिजली गिरने से मालवा में मृत्यु हो जाती है और इस तरह ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। मित्रों मैंने आपको बीच में एक बात नहीं बताई थी, राणा कुंभा के समय आवल बावल की संधि हुई थी 1453 ईस्वी में, जो कि किस किस के मध्य हुई थी, रावजोधा राणा कुंभा। राणा कुंभा अपने पुत्र रायमल तथा रावजोधा अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कराता है, ये आपको याद रखना है। आगे मैंने आपको जो रायमल शासक बन गया रायमल के बाद उनके चार पुत्र, उनके वैसे तो 13 पुत्र थे, 13 पुत्र 2 पुत्री, उनमें से प्रमुख कौन कौन है, जैसे आपको याद रखना है जो पृथ्वीराज राय सिंह तथा जो ये हुए राणा सांगा और रणवल, ये उनके पुत्र थे। मेन इनमें उत्तराधिकार का युद्ध होता है तथा जैसे वो एक भीमल गांव की महिला के पास अपने जन्म पत्र दिखाने जाते हैं कि कौन राजा बनेगा, वो बताते हैं कि जो शेर की खाल पे बैठा है वही राजा बनेगा। इस तरह जो भी कहानी है, सांगा की आँख फोड़ दी जाती है तथा जो सारंग देव बीच में उस सांगा को बचाते हुए मारे जाते हैं। मैंने आपको एक कविता बताई थी, पीतल खग हाथा पकड़ सांगा किए बार, सारंग झेले शीश पर उणवंशी सवार। इस तरह ये उनके बारे में कविता बताई गई मित्रों, किसके बारे में, जो राणा सांगा है। बाद में राणा सांगा शासक बनते हैं मित्रों। राणा सांगा बाबर से युद्ध करता है, जो कि 1527 में होता है। बयाना और खानवा के युद्ध में राणा सांगा की विजय होती है तथा खानवा के युद्ध में उनकी पराजय हो जाती है। पराजय के निम्न कारण रहे, जैसे कि उन मुगलों के द्वारा तुलगमा पद्धति का उपयोग किया गया तथा उनके द्वारा जिहाद तथा तमगा नामक कर को हटा दिया गया, जिहाद का नारा दिया गया। बाबर ने शराब छोड़ने की कसम खाई तथा शराब पीने की प्यालियों को तोड़ दिया तथा गरीबों में सोने की उनको फाड़ दिया मित्रों। यह इनके कारण रहे। कुछ इनके जो राणा सांगा के साथी थे वो किसकी तरफ चले गए थे, बाबर की तरफ। और एक बात और बीच में रह गई कि राणा सांगा के द्वारा पाती पेरवन प्रथा निभाई गई। जिसमें पाती पेरवन प्रथा क्या है, पाती का मतलब होता है निमंत्रण, पेरवन मतलब सभी को निमंत्रण देना कि हमको किसी मुस्लिम राजा के विरुद्ध युद्ध करना है। ऐसे इस तरह राजस्थान के सभी राजा एकत्रित हुए मैक्सिमम, और जिसमें कि बताया गया है कि 7 राजा 9 राव 104 सामंत उपस्थित हुए। उनमें मैंने 1-2 बता देता हूँ, जैसे कि वीरमदेव मेड़तिया जो रावगंगा जोधपुर का, उसके पुत्र मालदेव, ऐसे कई राजा थे जो उसमें उपस्थित हुए। और राणा सांगा के बाद उनका पुत्र उदय सिंह शासक बनता है। राणा सांगा के बाद तो विक्रमादित्य रतन सिंह बनता है। रतन सिंह के बाद विक्रमादित्य बनता है। विक्रमादित्य की मृत्यु किसके द्वारा कर दी जाती है मित्रों, बनवीर के द्वारा। बनवीर मारना चाहता है जो उनके छोटे 5 पुत्र राणा सांगा के कौन है, उदय सिंह को, पर पन्नाधाय गुजरी के द्वारा अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उनकी रक्षा की जाती है तथा वो उसको आशा देवपुरा के उदय सिंह को बचाकर आशा देवपुरा के नेतृत्व में कुंभलगढ़ दुर्ग ले जाते हैं मित्रों। मैंने आपको बताया था पन्नाधाय के बारे में कि उनका जन्म पांडोली में चित्तौड़गढ़ में हुआ। लाला उनके बारे में बताया था, वो गुर्जर परिवार की महिला थी और अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उन्होंने मेवाड़ की मातृभूमि की रक्षा की एक तरीके से, क्योंकि अगर उनके द्वारा उदय सिंह की रक्षा नहीं की जाती तो पता नहीं आगे का राजकाज कैसा होता। इस तरह जो बनवीर है, बनवीर के द्वारा तुलजा भवानी का मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तुलजा भवानी कौन है, शिवाजी महाराज है, शिवाजी महाराज की आराध्य देवी है मित्रों। शिवाजी महाराज का भी जो संबंध है वो मेवाड़ घराने से ही है। आगे हम देखते हैं कि उदय सिंह शासक बनते। उदय सिंह के शासक बनने के बाद 1500 वर्ष बीच में मन छोड़ दिया कि राणा सांगा के समय जो 1534 में 1533-34 में बाबर के द्वारा आक्रमण के, बाबर नहीं वो जो गुजरात का शासक है, गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा आक्रमण किया जाता है तथा मेवाड़ का द्वितीय शाखा होता है। आगे भाग सिंह के नेतृत्व में तथा रानी कर्मावती के नेतृत्व के द्वारा आगे होता है। उदय सिंह के समय 1567-68 में मेवाड़ का तृतीय शाखा होता है, जो कि अकबर के विरुद्ध होता है। जयमल मेड़तिया, कल्लाजी राठौड़, वीर फत्ता इनके द्वारा केसरी किया जाता है। इस तरह यह मेवाड़ का तृतीय शाखा होता है। फूल कबर जो इनकी पत्नी फत्ता और उनके द्वारा वो जो किया जाता है, यह मेवाड़ का तृतीय शाखा कहलाते हैं मित्रों। तृतीय शाखा और बीच में यह है कि 1559 में उदय सिंह के द्वारा उदयपुर की स्थापना की गई तथा उदय सागर झील का निर्माण करवाया, ये याद रखना है आपको।
उससे आगे आपको ये याद रखना है मित्रों, शासक बनते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद 28 फरवरी 1572 को उनका राज्याभिषेक गोविंदा में होता है। जैसे बाद में उन्होंने तो जो उदय सिंह ने अपनी भटियानी रानी धीरबाई के प्रभाव में आकर अपने छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया तथा परंतु वहाँ के चुंडावत सरदारों ने इनको अपना राजा बनाया। कृष्णराज चुंडावत जो राजा थे मानसिंह सोनगरा के कहने पर उनको अपना वचन याद आया कि राज तिलक तो हम ही करेंगे तथा उन्होंने बड़े पुत्र महाराणा प्रताप को शासक बनाया। और उन्होंने शासक बना के मित्रों बहुत बड़ी मतलब अच्छा काम किया, क्योंकि उससे हमें आज जो राजस्थान का अस्तित्व में तो ये माता महाराणा प्रताप की वजह से। पर जो भी बच्चा राजस्थान को जानता है वो महाराणा प्रताप को जरूर जानता है। तो महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा तथा साहसी योद्धा थे। कभी भी उन्होंने अपनी मातृभूमि का सौदा नहीं किया। जैसे मुगलों से उन्होंने आक्रमण झेले, उनके राजा बनते हैं उनके पास दो ऑप्शन थे, एक तो कि वो मुगलों से संधि कर लें और तथा ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए, दूसरा वो मुगलों के विरुद्ध अपना आक्रमण जारी रखें और तथा संघर्ष की ज़िंदगी जिए। ऐसे वीर पुरुष ने दूसरा ऑप्शन चुना, मुगलों से संघर्ष जारी रखा तथा जीवन भर संघर्ष करते रहे। बाद उनके द्वारा मैंने आपको बताया था हल्दी घाटी का युद्ध होता है, हल्दी घाटी के बाद कुंभलगढ़ का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 जो गोपीनाथ शर्मा राजस्थान के इतिहास नामक उनकी पुस्तक है उसमें 21 जून 1576 को बताया गया है मित्रों। उनको समझाने के लिए अकबर के द्वारा कई दूत भी भेजे जाते हैं, जिसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको बताया था JMBT जलाल खान मानसिंह भगवंदास टोडरमल, JVMR जय बाबा मोहन राम, मैंने आपको ऐसे कुछ रिलेटेड किया था मित्रों। ये होगा। इसके बाद आपको याद रखना है कि 1578 में कुंभलगढ़ का युद्ध होता है। कुंभलगढ़ के युद्ध के बाद एक और युद्ध होता है दिवेर का युद्ध। दिवेर के युद्ध में तीनों युद्ध में मतलब एक तरीके से अकबर की हार होती है। राजस्थान सरकार ने हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी महाराणा प्रताप की विजय माना है। विजय का आधार क्या है? विजय का आधार मैंने बताया कि राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय वीरा महाविद्यालय के प्रोफेसर चंद्रशेखर के शोध का हवाला दिया उन्होंने। उसमें बताया गया है कि महाराणा सांगा ने हल्दी घाटी के युद्ध के अगले साल ही वहाँ पे पट्टे जारी किए गए थे। मित्रों, पट्टे जारी करने का अधिकार केवल राजा को होता है। इस तरह राजस्थान सरकार महाराणा प्रताप की जीत मानती है तथा यह सत्य भी है। मैं तो यही मानता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैंने काफ़ी पुस्तकों का अध्ययन किया है तो यही महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ 1578 में। उसके बाद दिवेर का युद्ध हुआ। दिवेर के युद्ध में उनकी बुरी तरह से मुगलों की हार होती है तथा जो वो अमर सिंह उनका एक सेनापति होता है, उसको भाले के दीवार से ऊपर से घोड़े समेत नीचे स्टैचू की तरह खड़ा कर देता है और महाराणा प्रताप के द्वारा तलवार के एक ही वार से बेलोल खां के 2 टुकड़े कर दिए गए घोड़े समेत। ये बताया था मित्रों। आगे हम देखते हैं। उनके बाद उनका पुत्र उनकी मृत्यु हो गई 19 जनवरी 1597 को उनकी मृत्यु हो गई। चामंड में मृत्यु कैसे हुई कि उनका जो वो होता है मतलब धनुष पे प्रत्यांशा चढ़ा रहे थे बांस के और धनुष के मुड़ जाने के कारण उनके शरीर में जैसे धनुष लगा तो खून का फव्वारा निकला और जो वनीय औषधि होते हैं उन वनीय औषधि से उनका उपचार नहीं हो पाया था उनके बाद में मृत्यु हुई। उनके बाद उनका पुत्र अमर सिंह शासक बनता है 1597 से 1620 तक। अमर सिंह भी अपने पिता की तरह अपने संघर्ष मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष को जारी रखता है, संघर्ष तथा मुगलों से अपने आत्मसम्मान को बचाए रखता है। परंतु कुछ सामंतों के कहने पर तथा अपने पुत्र के द्वारा दबाव डालने पर 1615 में मुगल मेवाड़ संधि होती है, जिसके बारे में बताया था कि इस तरह की जो 1528 से युद्ध चला आ रहा था संगा के समय से उस मुगल मेवाड़ युद्ध का समाप्त होता है तथा मेवाड़ की 900 वर्षों की स्वतंत्रता का हनन होता है मित्रों। इस तरह परंतु अमर सिंह इस सदमे को सह नहीं पाया। बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है 1620 में। और अमर सिंह के बारे में आपको याद रखना है कि उन्होंने जो संधि की थी मुगल मेवाड़ संधि, उसके बारे में कुछ शर्तें थी, जैसे कि जो अमर सिंह खुर्रम के समक्ष दरबार में हाजिर होगा तथा अपने पुत्र कर्ण सिंह को मुगल दरबार में सेवा के लिए भेजेगा तथा 1000 घोड़सवारों के साथ मुगलों की सहायता के लिए तत्पर रहेगा। उनको मेवाड़ के राजाओं को चित्तौड़ वापस लौटा दिया गया तथा यह शर्त रखी गई कि वो उसकी मरम्मत नहीं करवा सकते तथा मुगल मेवाड़ वैवाहिक संबंध कभी भी स्थापित नहीं किए जाएंगे। ये इस तरह से उसकी शर्तें थी। अमर सिंह के बाद उनका पुत्र शासक बनता है कर्ण सिंह, जो मैंने आपको आज बताया। कर्ण सिंह के बारे में 1620 से लेकर 1628 तक वह शासक बनते हैं।
कर्ण सिंह के बाद उनका पुत्र जागर सिंह शासन में था। इस तरह मित्रों अभी आज तक हमने मेवाड़ के बारे में जो जो पढ़ा था मैंने आपको बता दिया। मित्रों अगर आपको वीडियो या कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हम भी कुछ नया कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद। राम राम।